दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर थ्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं और काफ़ी उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। आज स्टॉक के अंदर गिरावट है क्योंकि बाज़ार में गिरावट का माहौल है। लेकिन टाटा स्टील के लिए उम्मीद काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है इस समय। इंडिया के अंदर इस समय स्टील सेक्टर की डिमांड बहुत ही अच्छी है। ऐसे में क्या आने वाले समय टाटा स्टील कमाल कर सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के आंकड़े जारी कर दिए। बहुत ही बेहतरीन इस समय आंकड़े हैं और बहुत ही ज़्यादा संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। टाटा पंच इंडिया की नंबर वन कंपनी बनी है सेल के मामले में। काफ़ी शानदार बिजनेस है और लगातार नए मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं। ईवी सेगमेंट में कंपनी का बिजनेस सबसे शानदार है। क्या है आगे की संभावना, साथ में टाटा पावर को डिस्कस करेंगे। टाटा पावर में भी बहुत सारी संभावना पॉजिटिव बन रही है। कंपनी बहुत सारा खर्च करने जा रही है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। ऐसे में क्या आने वाले समय में टाटा पावर में कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी। साथ में हम यहाँ पे कोर डिजिटल लिमिटेड को डिस्कस करेंगे जिसने बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बाजार शुरू है, लगभग 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। टाटा स्टील की बात करें तो 130 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.95% की गिरावट है क्योंकि बाजार में भी लगभग 500 पॉइंट की गिरावट है। उसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे टाटा स्टील ने अपने क्वार्टर थ्री के बिजनेस अपडेट जारी की है। टाटा स्टील प्रोडक्शन में साल दर साल पर 6% की वृद्धि देखने को मिली है, जो 5.68 मिलियन टन तक पहुँच गया है कंपनी का टोटल प्रोडक्शन। यह सितंबर में ओडिशा के कलिंग नगर में 5 मिलियन टन प्रति वर्ष की ब्लास्ट फर्नेस के चालू होने के कारण संभव हो पाया है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का जो घरेलू इस्पात उत्पादन था वो 5.35 मीट्रिक टन के आसपास था। वही टाटा स्टील नीदरलैंड ने तिमाही के लिए 1.76 मीट्रिक टन लिक्विडिटी स्टील प्रोडक्शन की सूचना दी है, जिसमें 1.53 मीट्रिक टन की डिलीवरी हुई है, जो 9 मंथ फाइनेंशियल 2025 के लिए 16% सालाना वृद्धि को दिखाता है। इसके उलट फाइनेंशियल ईयर 2025 की सितंबर तिमाही में ब्लास्ट फर्नेस के बंद होने के कारण टाटा स्टील के यूके का उत्पादन तिमाही के लिए शून्य रहा है। वही डिलीवरी 12.5% घटकर 0.56 मीट्रिक टन हो गई है। पिछले साल दिसंबर में कंपनी ने मैनेजमेंट में बदलाव किया था। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में माध्यम से इसकी सूचना दी है। उसने प्रमोद अग्रवाल को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है। और इसी के बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पे CCI ने मंगलवार को एप्पल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली पेगाट्रॉन टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुलांश हिस्सेदारी हासिल करने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स टाटा प्राइवेट लिमिटेड टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडीज कंपनी है। तो यहाँ पे भारत में टाटा स्टील की डिमांड लगातार बढ़ रही है क्योंकि स्टील की मांग बढ़ रही है। तो टाटा स्टील इसमें इंडिया की दूसरी नंबर की कंपनी है, उसको भी फ़ायदा हो गई। 2025 में भी इसके मजबूत रहने का अनुमान है। लेकिन स्टील कंपनियों के ग्लोबल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि चीन की आक्रामक कीमतों के कारण जो ग्लोबल लेवल पर स्टील का जो सेक्टर है वो उसमें प्रॉफिट कमाने में दबाव देखने को मिल रहा है। चीन लगातार सस्ते में स्टील बेच रहा है। भारत में स्टील की लगातार मांग बढ़ रही है। 2025 में भी इसके मजबूत रहने के अनुमान है। लेकिन स्टील कंपनियों के इस समय ग्लोबल लेवल पर काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। हाल में ही व्यापार उपचार महानिदेशालय यानी DGTR ने भारत में स्टील उत्पादों के आयात से संबंधित सुरक्षा प्रावधानों की जांच शुरू की है। DGTR ने पाया कि इस बात के पर्याप्त सबूत है कि आयात में अचानक वृद्धि ने घरेलू इस्पात उद्योग उस प्रकार की कंपनियों पर प्रतिकूल असर डाला है। तो ICICI सिक्योरिटीज़ के अनुसार जांच से चैनल रिकास्टिंग और आयात बुकिंग में भी और कमी आएगी। इससे स्टील की कीमतें और स्प्रेड में स्थिरता आएगी। अगर सरकार सेफगार्ड ड्यूटी लगाती है तो यह घरेलू स्टील कंपनियों के लिए राहत होगी, जिससे टाटा स्टील को भी फायदा होगा। तो कुल मिला के संभावना काफ़ी पॉजिटिव है और आने वाले समय टाटा स्टील बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक। चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। 780 पर क्लोजिंग थी। 1.86% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो अभी देख सकते बाज़ार शुरू है और वैसे तो इंट्राडे में 810 तक चला गया था स्टॉक, लेकिन बाज़ार की गिरावट का यहाँ पे असर देखने को मिला, वरना स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी बताई थी आज इंट्राडे में। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स ने अपने क्वार्टर थ्री के JLR यानी जगुआर लैंड रोवर के बिक्री के आंकड़े जारी किए, जिसमें होलसेल बिक्री में 3% की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रही है। रिटेल बिक्री में 3% की गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी के अनुसार क्वार्टर थ्री में JLR की होलसेल बिक्री
1.04 लाख यूनिट तक पहुंची है, जो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 3% ज़्यादा है। वही रिटेल बिक्री 1.06 लाख यूनिट के आसपास रही है, जो पिछले साल के मुकाबले 3% घट गया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कंपनी ने होलसेल में बिक्री में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन रिटेल बिक्री में कमी आई है, जो उद्योग स्थिति और बाजार के रुझानों पर निर्भर हो सकती है। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड ने कारोबारी साल 2024-25 की तीसरी तिमाही में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुल 2,35,599 वाहनों की बिक्री की है। ये डेटा कारोबारी साल 2023-24 की तिमाही में बेचे गए 2,34,981 यूनिट की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी को करीब 40 साल बाद एक झटका लगा है। भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में दबदबा रखने वाली मारुति सुजुकी को टाटा ने पछाड़ दिया है। मारुति पहली बार पिछली अपनी जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों की सूची में शीर्ष स्थान पाने में चूक गई है। इस बार टाटा पंच है वो नंबर 1 बनी है टाटा ग्रुप की कंपनी। तो ऑटो पंडित की रिपोर्ट के अनुसार टाटा मोटर्स लिमिटेड की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा पंच ने 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही यह पिछले साल 2 लाख से यूनिट ज़्यादा बिकने का आंकड़ा पार करने वाली इकलौती कार बन गई है। तो इसकी करीब 2,02,030 यूनिट बिक गई है। तो टाटा पंच बहुत ही सक्सेस गाड़ी है और काफ़ी शानदार इसका बिजनेस रहा है। अब रिजल्ट आने वाला है, उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा, तो फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना देख सकते हैं हम। चलते हैं टाटा पावर की तरफ। 366 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1.98% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स से जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट ने उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया Q3 को लेकर। जो भी फिजिकल रूप से जो शेयर थे उनको डीमैट में कन्वर्ट कर दिया गया है और जो भी Q3 का कामकाज था उसको पूरा कर लिया गया है। इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि दिसंबर के म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए, जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। यहाँ पे करीब 19 नए म्यूचुअल फंड ने टाटा पावर में खरीदारी की है और 8 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बिकवाली की है। तो जो पलड़ा भारी है वो खरीदारों का है। इसका मतलब वाकई में टाटा पावर ने बेहतर किया है। अब यहाँ पे शेयर खान ने कहा कि टाटा पावर का उद्देश्य फाइनेंशियल 2030 से तक फाइनेंस 2024 की तुलना में 2.5 गुना PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वृद्धि दिखाना है। फाइनेंशियल 2025 से लेकर 2030 तक 1.46 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स को बढ़ाया जाएगा, जिससे 60% खर्च है वो रिन्यूएबल एनर्जी में और 27% ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर खर्च किया जाएगा। तो बहुत सारा खर्च कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में करने वाली है 2030 तक। तमिलनाडु के तिरुवेनेली में स्थित 4.3 गीगावाट क्षमता वाले सेल और मॉड्यूल निर्माण प्लांट में कंपनी ने एक यहाँ पे स्पेशल बैठक की थी। कंपनी का वार्षिक कैपेक्स लक्ष्य बढ़ाकर 22,000 करोड़ था, उसको 25,000 करोड़ कर दिया गया है। तो कंपनी की प्लानिंग है कि आने वाले 2026 से लेकर 2030 तक 1.25 ट्रिलियन रुपीज़ का निवेश किया जाएगा। काफ़ी भारी भरकम निवेश होगा और देख सकते जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है उस समय 32 गीगावाट के आसपास है। उसको पहुंचाने के जो अभी समय करंट लेवल पे 15.6 गीगावाट तक है। तो लगभग डबल करने की प्लानिंग चल रही है अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी को और इसके लिए भारी भरकम निवेश टाटा पावर करेगी। अब रिजल्ट भी आने वाला है। पिछले रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू 15.7 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 0.26% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली थी। नेट इनकम 926 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 5.83% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.9% रहा, जहाँ पे 6.12% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो ओवरऑल देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहा था। अब यहाँ पे हम चलते हैं कोर डिजिटल लिमिटेड की तरफ। 1849 पर आज ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा स्टॉक, जाके 0.14% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कंपनी ने देख सकते कोर डिजिटल ने बोर्ड मीटिंग रखी है अपनी और इस बोर्ड मीटिंग में बड़ा फैसला लिया है शेयर होल्डर को बोनस शेयर जारी करने का। तो 2:1 रेशियो में बोनस शेयर दिए जाएंगे। हर 2 नए शेयर जारी किए जाएंगे एक शेयर के ऊपर। तो इसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है 17 जनवरी 2025। उसके पहले अगर आप शेयर खरीदते हो, आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे, तो आपको इस बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 289% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जो 10.53 करोड़ के आसपास था Q2 में पिछले साल, जो इस साल Q2 में बढ़ के 41.05 करोड़ तक पहुंच गया। यानी काफ़ी बड़ी जंप देखने को मिली है। 4 गुना कह सकते हैं यहाँ पे लगभग कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें उसमें 8% की गिरावट देखने को मिली है, जो 2.44 करोड़ के आसपास था Q2 पिछले साल, जो इस बार 2.24 करोड़ के आसपास रहा है। तो प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा, लेकिन रेवेन्यू में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें 30% टेलीकॉम सेक्टर से आता है और 70% कंस्ट्रक्शन सेक्टर से आता है EPC प्रोजेक्ट के माध्यम से।
और कंपनी का मैनेजमेंट का टारगेट 300 से लेकर 400 करोड़ रिवेन्यू पार करने का। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और ऐसे में आने वाले समय ये कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।